ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬ್ರಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ರವರ ಸಂದರ್ಶನ. ಇದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹುಡ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲಿತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲಸ, ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಡೀ ಜೀವನನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ, ತುಂಬ ರೇರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ, ಇವರು ಭೋಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಅವರು. ಇವರು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪರಿಸರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬ್ರಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ, ಇವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶನ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 35,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು, ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 35,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕಲ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಯಾವುದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಭಾಳ ಥಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಕಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಸಾಯುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಗಂಟ್ಲೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಇವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ತಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳೋಣ. ಬ್ರಜೇಶಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अपने घर पे इनवाइट करने के लिए और इतना सारा ब्रेकफास्ट और अच्छा खाना खिलाने के लिए। मैं पूरे भारत में यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से, और 2019 में मैंने अपनी साइकिल यात्रा स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अभी तक करीब 38,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ। माई कॉज इज सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पॉल्यूशन फ्री इंडिया। सो I will go every schools, college and universities to create awareness single use plastic। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक जिसे हम जीवन में कई बार उपयोग करते हैं, एवरीडे उपयोग करते हैं। एक ऐसा प्लास्टिक जो कि कई सारी जानवरों की हत्या का कारण बनता है। हम मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए, तालाबों के लिए, समुद्र के लिए, पहाड़ों के लिए, एवरी जगह पे जहाँ जहाँ ये प्लास्टिक जाता है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सबसे पहले हम बात करें कि हम प्लास्टिक का डिस्पोजल ग्लास में अगर चाय पीते हैं तो 0.2 मिलीग्राम कैंसर लेते हैं, इट्स ए स्लो पॉइजन। देन अगर हम डिस्पोजल प्लेट्स में खाना खाते हैं, अब कई सारी शादी समारोह में, बर्थडे पार्टी में, आजकल सब घरों में बर्तन का यूज़ नहीं करते, स्टील्स बर्तन का, प्लेट्स का उपयोग नहीं करते, पर डिस्पोजल प्लेट्स का उपयोग बहुत होता है। तो जब हम उनका उपयोग करते हैं तो जिन केमिकल से वो डिस्पोजल प्लेट्स बनी होती है, वो केमिकल गर्म खाने के साथ मिक्स होते हैं और वो अटैक की बीमारी हमें देते हैं। कैंसर और अटैक सबसे ज़्यादा आज हमारे देश में अगर फैल रहा है तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण फैल रहा है। और इस बात को मैं इसलिए भी प्रूफ कर सकता हूँ कि आप गूगल पे जाइए, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये बात रखी है, मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूँ। कैंसर और अटैक की जो बीमारी हमारे देश में है वो सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण है। देन आज हमारे देश में ही गाय माता का दर्जा देते हैं। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक खाने के कारण गाय मर जाती है, कई सारी भेड़ बकरियां मर जाती हैं, कई सारे जानवर ऐसे हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक खाने से मरते हैं। कोई डिस्पोजल प्लेट्स में अगर कुछ खाना चिपका रह गया तो वो खाने के चक्कर में वो खा लेते हैं। कई सारे जानवर जिनकी हम यूज़ करते हैं, हम मानव हैं, हमें सब कुछ पता होते हुए भी कि ये अच्छा है, नुकसानदायक है, फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं। और हम तो उपयोग करते हैं, हम बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं। देन वो लोग क्या करते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे आके, जानवर आके, और वो सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को खा लेते हैं, और हमारे देश में जिस गाय को माता का दर्जा देते हैं उसी गाय की हत्या करते हैं। ये जानवरों की बात कर रहा हूँ मैं। देन जब ये प्लास्टिक किसी नदी, तालाब या समुद्र में जाता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है कुछ टाइम के बाद, 1 मंथ 2 मंथ के बाद, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं होता।
दूसरा कि डिकम्पोज तो होता ही नहीं है, 500 ईयर्स से 600 ईयर्स तक ये डिकम्पोज नहीं होता। सिंगल यूज प्लास्टिक इतना खतरनाक प्लास्टिक है, तो समुद्रों में जाता है तो इतना बैड प्लास्टिक मुझे लगता है। तो जब ये समुद्र और नदियों में जाता है तो जो पार्ट्स में बढ़ जाता है उसे माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है, और वो माइक्रो प्लास्टिक कछुए, मेंढक, मछलियाँ, अनगिनत जीव जंतु खा लेते हैं। और हमारे ही देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया है। गंगा मैया है, जमुना मैया है, कावेरी मैया है, तुंगभद्रा रिवर, जाने कितनी सारी नदियों को हमने माँ बोला है, और उन माँ को प्रदूषित करते हैं, उसमें जीव जंतुओं की हत्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के कारण। आज देश के कई नदियों पे कई 38,000 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैंने कई नदियों की सफाई की है। कई पहाड़ों में, माउंटेन्स के आप मेरे वीडियो देखेंगे गूगल पे, तो सर्च ऑन गूगल साइक्लिस्ट ब्रिजेस, तो आपको मेरे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो मैं देखता हूँ कि आज हमारे हिमालय की बात कर लूँ, जहाँ मानव नहीं पहुँच सकता वहाँ प्लास्टिक पहुँच गया, क्योंकि जो लोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बॉटल्स लेके आते हैं वो उधर ही छोड़ के आते हैं। ग्लेशियरों का भी पिघलना कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। सो मुझे लगता है कि इसके बारे में हम आने वाली पीढ़ी को अवेयर करें, और आने वाली पीढ़ी हमें मिलेगी स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो मैं साइकिल यात्रा के दौरान एवरी स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, और जिनका भविष्य आने वाला कल है, आने वाला देश को जो संभालने वाले हैं, ऐसे युवाओं को अवेयर करना। सो मैंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चुना है, जहाँ पे मैं जाके बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अवेयर करता हूँ और उनको सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ने की अपील करता हूँ। साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो सपना दिया है कि हम अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं कि नहीं, तो प्रयास हम सभी लोगों को करना पड़ेगा। और मैं कर्नाटक में यात्रा में 1.5 ईयर से मैं कर्नाटक की यात्रा कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात पता है सर एक है कि कर्नाटक के अंदर बहुत सारी नेचर है, सब कुछ है। यहाँ पे तो बनाना लीफ में खाना खाते हैं, संस्कृति विरासत को संभाल के आज भी रखा गया है। तो मैं कहता हूँ कि कर्नाटक के लोगों के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, उनको तो अपना क्लॉथ्स बैग का उपयोग कर सकते हैं, बनाना लीफ में खाना खा सकते हैं, तो शादी समारोह में क्यों जरूरत है डिस्पोजल प्लेट्स की लाने की? आपके पास ऑलरेडी प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, तो आप प्रकृति का ही यूज कर कीजिए। क्यों हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं? क्यों हम पश्चिमी सभ्यता की ओर मुड़े जा रहे हैं? अरे वो अच्छा दिखने में हो सकता है, पर प्रॉब्लम्स तो हमारी आने वाली पीढ़ी को है ना सर, आने वाली पर्यावरण को। जो पर्यावरण है, जो भी जीव जंतु है, जानवर है, भाई उनके पास खाने के लिए आइटम्स नहीं है, इसलिए वो ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, थ्रो करते हैं। बट हमारे पास तो सब कुछ है, अच्छे मौसम है, अच्छा अन्न है, प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, फिर भी हम उनकी सब, हमें किसी से बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के पास जो विरासत हमें मिली है ना, वो किसी भी देश को नहीं मिली है। और मैं इसीलिए सभी युवाओं से आपके वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन गायों के बारे में सोचिए, उन जीव जंतुओं के बारे में सोचिए, उन नदियों के बारे में सोचिए जिन्हें आप माँ का दर्जा देते हैं, जिनका पानी आप अपने पूजा के घरों में रखते हैं, जिनका पानी लाके आप पूजा अपने भगवान को शुद्धिकरण करते हैं। आप सोचिए कि जिस गाय को आप माता का दर्जा देते हैं, उस गाय को आज पॉलीथीन खाने से मरना पड़ रहा है। अगर आप अपने देश के प्रति इतने ईमानदार हैं, आपके देश के प्रति निष्ठावान हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर कीजिए, पर सबसे पहले अपने आप में बदलाव कीजिए। और जब आप अपने आप में बदलाव करते हैं तो डेफिनेटली आपके घर से लेके आपकी सोसाइटी बदलती है, आपका शहर बदलता है, और आपका देश बदलने में टाइम नहीं लगेगा। मैं जिस स्टेट से आता हूँ वो भोपाल, MP, मध्य प्रदेश से आता हूँ, और मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो 6 साल से नंबर 1 सिटी है, नीट एंड क्लीन सिटी है। आप वहाँ की सड़कों पे जाइए, खाना खा लीजिए, किसी भी सड़क पे बैठ के आप खाना खा लीजिए। मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए। आप इंदौर जाइए और आप उधर बैठ के किधर भी खाना खाइए, इतना नीट एंड क्लीन है। और इंदौर को नीट एंड क्लीन बनाने में वहाँ के पब्लिक का हाथ है। गवर्नमेंट अपना काम करती है, पर जब तक पब्लिक अवेयर ना हो, कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी जिला, कोई भी गांव सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त या नीट एंड क्लीन सिटी नहीं बन सकता। तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
अगर हम अपने घर को अपना समझते हैं तो अपनी गली को भी अपना समझें, अपनी सोसाइटी को अपना समझें, अपने शहर को अपना समझें, और अपने देश को तो, अपने देश के प्रति तो ईमानदार और वफादार होना ही चाहिए। सो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी यात्रा बहुत बड़ी है। अभी मैं मंड्या में बैठा हूँ, मंड्या के बाद मैं मैसूर जाऊँगा, मैसूर से मैं केरल की यात्रा पे रहूँगा। मंड्या मेरा मैं कर्नाटक मेरा 9th स्टेट है, और 10th स्टेट मेरा केरल होगा, और केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। इस तरह से मैं बहुत बड़ी लंबी यात्रा पे हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से या आसपास किसी को भी इस तरह के प्रोग्राम करते हुए देखते हैं, तो अपने देश के प्रति निष्ठावान बनिए, अपने देश के प्रति ईमानदार बनिए, और अपनी खुद की जिम्मेदारियों से पल्ला ना झाड़ते हुए अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारियों को समझिए, और अपने घर को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को, अपने गांव को, अपने घर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने में हम सबके प्रयास के साथ, हम सबके साथ के साथ ही हम अपने देश को एक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बना सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम दुनिया को भी राह दिखा सकते हैं। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಭಾವನೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಳದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅವರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರಿನಿಂದ, ಬಟ್ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯದ ಹತ್ರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So I will ask you a few questions, okay? So what you made to get into this motivational work? एक्चुअली मैं अपनी 2019 से पहले मैं TCS में जॉब करता था। तो TCS में एक दिन मैं जब ऑफिस से आने के बाद एक प्रोग्राम देख रहा था, तो वो जब प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें नेशनल ज्योग्राफी पे एक प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम देखते देखते उसमें ये बताया गया कि एक पक्षी तालाब के किनारे पानी पीने आता है, और जब वो पानी पी रहा होता है तो कहीं से पॉलीथीन उड़ के आता है और उसकी गर्दन और पैरों में फंस जाता है, और जब वो फंस जाता है तो 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो 3 दिन बाद जब उसकी डेथ होती है तो मुझे भी लगा कि ये फेक प्रोग्राम है और ये TRP के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, बट वो नेशनल ज्योग्राफी का जो प्रोग्राम था वो रियल स्टोरी थी। सो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, पहली बार मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि सिंगल यूज प्लास्टिक से ऐसा हो सकता है। हम लोगों के द्वारा फेंका गया पॉलीथीन 1990। सो हम लोगों के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा वो पॉलीथीन फेंका गया था, वो हवा में उड़ के किसी तालाब के किनारे पहुंचा और किसी पक्षी की हत्या करने का कारण बना। तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको बताऊं सर कि हमारी पृथ्वी पे 1500 मिलियन टन प्लास्टिक ऑलरेडी आ चुका है, और उसके लिए हमारी सरकारें, पूरी दुनिया की वैज्ञानिक चिंतित हैं कि इसको कैसे, समुद्र में बहुत सारा प्लास्टिक ऑलरेडी डंप किया जाता है, तो कोशिश की जा रही है। फिर मेरे जैसे व्यक्ति ने, मैंने डिसाइड किया कि मैं आने वाली पीढ़ी को अवेयर करूं, क्योंकि अगर हम आने वाली पीढ़ी को, अगर यही बात मैं किसी 70-80 साल के व्यक्ति के साथ करूं तो वो इस बात मेरे ईमानदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें थी और ना वो मेरी बात को समझने में सक्षम होंगे। सो मैंने भारत यात्रा के दौरान स्कूल कॉलेज को चुना, क्योंकि युवा वहाँ मिलेंगे, और किसी भी देश की दशा और दिशा बदलनी है तो आपको युवाओं पे फोकस करना पड़ेगा, और हम तो युवा प्रधान कंट्री हैं, तो सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। सो डेफिनेटली बदलाव आएगा, चेंज आएगा। चेंज एक दिन में नहीं आता है, एक साल में नहीं आता, कई सालों लग जाते हैं। हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पहाड़ के पहाड़ काट दिए, जिन्होंने बहुत बड़ी कहानियां लिखी हैं जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बने हैं। सो मैं तो एक छोटा सा कदम है, और मैं अपनी सरकार का साथ दे रहा हूँ, और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपनी सरकार का साथ दें, और पॉलिटिकल लीडर के तरीके से ना देखें, किसी भी पॉलिटिकल व्यू के तरीके से ना देखें। जो हमारे समाज के लिए अच्छा होता है, जो हमारे देश के लिए अच्छा होता है, हम उसके साथ, सरकार के साथ कदम के कदम मिला के अपने काम को आगे बढ़ाएं, और इसी तरह से भारत में इस तरह की अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को अवेयर करें। सो मैंने साइकिल यात्रा को चुना। सो आज तक आप कितना किलोमीटर आ गया? सर मैंने स्टार्ट किया था गुजरात गांधीनगर से 2019 में।
तो गुजरात पूरा घूमा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, अभी मैं कर्नाटका में हूँ। तो 38,000 किलोमीटर अभी तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो 38,000 के बाद अभी मेरा, मुझे लगता है कि मेरी साइकिल जर्नी 1 लाख के पार हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं एक स्टेट में पूरा स्टेट घूमता हूँ, उसके छोटे छोटे गांव, तालुका, क्योंकि अगर भारत को भी जानना है तो आपको उसके गांव में जाना पड़ेगा, सिटियों में कुछ नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, आज हमारा रियल भारत जो बसता है वो गांव में ही बसता है, और भारत की आत्मा ही गांव है। तो आत्मा को जब आपके शरीर का आत्मा से मिलन नहीं होगा, डेफिनेटली आपका विकास नहीं होगा। और मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे भारत की आत्मा में जाने की जरूरत है, और इसीलिए मैं पूरा स्टेट घूमने के बाद अपने ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ 33,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ವೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? एक्चुअली सर मेरी पहले मैं 5 o'clock मॉर्निंग उठता था, पर पीछे कुछ लास्ट ईयर 1-2 साल से 6 o'clock उठना स्टार्ट किया, क्योंकि वो कुछ थोड़ा अर्ली होता था। तो 6 o'clock मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा रनिंग, योगा, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करता हूँ, वो 7:30 बजे तक करता हूँ। और अगर कोई जल्दी साइकिल ग्रुप ने इन्वाइट किया है तो फिर 5:30 पे उठना ही पड़ता है। तो सिटी में जब होता हूँ तो ज़्यादातर साइकिल ग्रुप्स मिलते हैं, तो उनके साथ साइकिलिंग करने भी जाना होता है। तो नॉर्मल टाइमिंग मेरा 6 o'clock है, और उसके बाद थोड़ा सा रनिंग 4 किलोमीटर का, और थोड़ा योगा। तो ये जीवन का हिस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह की दिनचर्या है, हमारी खान पान इतना अच्छा नहीं है। और हमने कोरोना काल भी देखा है, जिसमें हमने 3 साल तक लॉकडाउन जो चले हैं, वो लॉकडाउन के पीरियड देखे, अपनों को जाते हुए देखा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। सो फिर भी भारत ने तो बहुत कुछ सहन कर लिया, पर कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई और वो आज तक खड़े नहीं हो पाए। पर भारत तो एक विशाल देश है, और कई सारे महापुरुषों का आशीर्वाद है, वरदान है, और हमारे खान पान में इतनी ताकत थी कि हम लोग अच्छे से बचे रहे। और कहीं ना कहीं योगा भी हमारे देश की देन है। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाली पीढ़ी को बताना भी चाहिए, और उनको ये सारी चीज़ें उनके जीवन में उतारना भी चाहिए। चाहे वो 30 मिनट्स हो, पर आप अपने आप को 30 मिनट सुबह मॉर्निंग में जरूर दीजिए, सूर्योदय से पहले। जब सूर्य उदय हो रहा है उससे पहले, अगर आप सूर्य से पहले जागते हैं तो डेफिनेटली आपकी दिनचर्या में बहुत सारे चेंज आएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 3 महीने किसी भी कार्य को कीजिए, 3 मंथ्स तक, उसके बाद डेफिनेटली आपके जीवन में आपको चेंज खुद अंदर से दिखने लगेगा। सो मैं ये सारी चीज़ों पे बिलीव भी करता हूँ, और रनिंग करना, योगा करना थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कहता कि पूरे दिन उसको टाइम दीजिए। कई सारे लोग होते हैं जो सुबह 10 बजे उठते हैं और उसके बाद उनका जिम जाना, योगा करना, वो किसी भी चीज में व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, वो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो एक सही दिशा नहीं है। सूर्योदय से पहले आपका जागना, योगा करना, रनिंग करना, जो भी एक्टिविटीज है, आप 7 बजे तक खत्म कीजिए, उसके बाद ही आपका दिनचर्या शुरू होता है। और अगर आप इसके बाद कोई सारी चीजें कर रहे हैं तो आप वो सिर्फ आधुनिकता के युग में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, वो किसी भी मतलब का नहीं है। बट अगर सही जीवन और सही अर्थ में एक आपका सोना, खाना, ये सभी जीवन के हिस्से हैं, और इनको सही टाइमिंग पे तय होना चाहिए। सो मैं इसी हिसाब से हमारे जो पुरानी परंपरा है उसी की तरह से जीता हूँ, और इसीलिए मैं इतनी अच्छे से भारत यात्रा कर पा रहा हूँ। How many kilometers will you cycle a day? एवरी डे मैं एक्चुअली एक दिन में कभी कभी 50 किलोमीटर भी करता हूँ, 100 किलोमीटर भी करता हूँ। लास्ट मैंने 220 किलोमीटर किया है। पर शुरू में मैं भागता था, बहुत लंबी लंबी जर्नी करता था, पर फिर एक दिन ऐसे ही डिसाइड किया कि मैं इतना दूर मुझे कहाँ जाना है। मैं जब सब कुछ छोड़ छाड़ के निकला ही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ी है, और स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम करना चाहिए। तो मैं पहले मैं एक स्कूल में प्रोग्राम करता था, आज मैं दिन में 3 से 4 कभी कभी 5 प्रोग्राम भी होते हैं। तो आज साइकिलिंग को थोड़ा कम किया, बट लोगों से मिलना ज़्यादा किया, कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाई। तो आज मैं करीब देखिए 38 लाख स्टूडेंट से भी मिल पाया हूँ। तो ये सब का कारण मेरा कहीं ना कहीं साइकिल कम करके छोटी छोटी जगहों पे जाके लोगों को कनेक्ट करना। ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ 50ರಿಂದ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕಳೆದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇವರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ. ಯಾವ್ದಾರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಈ ನಡುವಿನ 35,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲಿ? Brajesh sir, so in your journey, so is there any situation that you felt very fear because you will be in forest and all traveling long 35,000 kilometers? So any incident can you please share us? सर, जब आप इस तरह की यात्रा करने निकलते हैं तो पहले तो मेंटली प्रिपरेशन बहुत तगड़ा चाहिए, और दूसरी बात कि इसी तरह की यात्रा में आप स्पॉन्सर्ड नहीं हैं, आपको कोई, ना तो आप स्पॉन्सर्ड जर्नी कर रहे हैं, ना ही आप ये शोबाजी करने निकले कि मैं देखिए इतने बढ़िया होटल में ठहरा हूँ, मैं इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। क्योंकि आप अगर जब एक रियल जर्नी करने निकलते हैं, जो डेफिनेटली लोगों में चेंज लाने की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको कष्ट सहने पड़ेंगे। और अगर आपके जीवन में तकलीफें नहीं है तो डेफिनेटली आप कोई चेंज लाने की बात नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, उन्होंने पूरी जिंदगी उनकी संघर्षों में बीत गई, तब जाके लोगों को उसके फायदे मिले हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हम संघर्ष नहीं करके और लोगों को फायदे दे सकते हैं, फायदे मिल ही नहीं सकते। क्योंकि आज आपको अपने शरीर को भी फायदा देना है तो उसके लिए आपको तकलीफ देनी पड़ती है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो उस शरीर से पसीना निकालना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, तब जाके आपको वो रियल सेटिस्फिकेशन अंदर से मिलता है कि हाँ अभी मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो मेरी जो जर्नी है जिसमें कभी भी किसी भी ढाबे पे मंदिर में ठहरना पड़ता है, रात को जगह नहीं देते कई सारे लोग। शुरू में ऐसा हुआ, अभी तो खैर 4 साल की जर्नी हो गई तो लोग जानने लगे, आगे कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी जंगल में ठहरा हूँ और लायंस आ गए हैं। कई बार अभी आपके कर्नाटक की यात्रा में मैं एक कुक्के सुब्रमण्यम में ठहरा था, उधर से रात को बाढ़ आई, पूरा ब्रिज टूट गया और क्रोकोडाइल मेरी साइकिल के सामने आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा के अनुभव है, इनसे कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप नेचर को सेव करने निकले हैं, नेचर डेफिनेटली आपको सेव करेगी। और इसीलिए जो लायन मेरे सामने आए या ये क्रोकोडाइल जो भी आए, इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अनुभव करना चाहिए, फील करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद ये लोग मुझे ही क्यों दिखते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखते, ये भी है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे अंदर से फील होती है कि ये लोग मुझे बताने आते हैं कि भाई हमारा भी ये घर है, इस पे हमें भी रहने का हक है। तो जिस तरह से मानव डिस्ट्रॉय कर रहा है जंगलों को, ज़मीनों को, तो उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो आज जो हमारे घरों की तरफ आ गए हैं उनको उनका स्पेस दिया जाए, उनकी जगह पे छोड़ा जाए, तो डेफिनेटली हम ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें जर्नी में होती रहती हैं और चलती रहती हैं, और मैं कभी ना तो स्कैर्ड होता हूँ ना डरता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ और इस जर्नी को इसी तरह एंजॉय करता रहूँ। ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವರು ಅವರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ನೇಚರ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನೇಚರ್ ನನಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬದುಕಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಜೇಶ್ ಅವರೊಬ್ಬರು. ಸೊ ಇವ್ರ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಸಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಯಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. थैंक यू सो मच और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक अच्छे ब्रेकफास्ट पे बुलाने के लिए और बहुत ही अच्छा
ब्रेकफास्ट के साथ साथ जो सारी चीज़ें थी ज़रूरत की सुबह की वो पूरी हुई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।